जैसा कि प्रीवियस पार्ट में हमने देखा, हेवनली वेपन मिलने की वजह से लुओ फेंग बहुत एक्साइटेड था। अब आगे लुओ फेंग उस वेपन की स्ट्रेंथ को जानकर काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और किसी तरह अपने आप को शांत करता है और उस वेपन के बारे में सोचते हुए कहता है, मैं एक स्पिरिट मास्टर हूँ और मैं अपनी स्पिरिट एनर्जी से इस हेवनली वेपन को कंट्रोल करके इसे थ्रोइंग नाइफ की तरह यूज कर सकता हूँ और अपने दुश्मनों को बड़ी आसानी से किल कर सकता हूँ। फिर वह कहता है, हालांकि यह हेवनली वेपन एल्डर होंग और थंडर गॉड के लिए उतनी अट्रैक्टिव नहीं है जितनी मैंने सोची थी। अब लुओ फेंग समझ जाता है एल्डर होंग और थंडर गॉड दोनों ही फाइटर्स हैं, जहाँ पर एल्डर होंग दुश्मनों को किल करने के लिए स्पीयर वेपन का यूज करते हैं, वहीं दूसरी तरफ थंडर गॉड एनिमीज को किल करने के लिए ब्लेड वेपन का यूज करते हैं। और अगर मैं ब्लड रेड श्रेड जो कि हेवनली वेपन है इसे एल्डर होंग और थंडर गॉड को दे भी दूं, तब भी वो इस वेपन को यूज नहीं कर पाएंगे। और तो और इस वेपन को मेल्ट कर पाना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि यह बहुत ही स्ट्रेंज मटेरियल से बना है। भले ही लुओ फेंग शॉर्ट पीरियड टाइम में इस वेपन को पूरी तरह से नहीं जान पाया था, लेकिन वो इतना जरूर जान गया था कि यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है और इस प्रकार का श्रेड यानी हेवनली वेपन एक्सट्रीम हीट और लो टेम्परेचर में भी नॉर्मल टेम्परेचर की तरह ही सेम रह सकता है। तभी लुओ फेंग कहता है, एल्डर होंग और थंडर गॉड को इस श्रेड को यूज करके अटैक करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इस श्रेड को सिर्फ स्पिरिट मास्टर अपनी स्पिरिट एनर्जी से कंट्रोल और यूज कर सकते हैं। फिर वह कहता है, बेहतर यही होगा बिना 100% प्रोटेक्शन के मैं भी इस श्रेड को यूज ना करूं। जिसके बाद लुओ फेंग कहता है, आज से यह श्रेड मेरा पर्सनल ट्रेजर है और मैं इसे नॉर्मल फाइट्स में कभी भी यूज नहीं करूंगा और जब मेरे लिए सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाएगी तभी मैं इससे एनिमीज को किल करूंगा। अब मन ही मन लुओ फेंग ने इस श्रेड यानी हेवनली वेपन को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड मान लिया होता है। फिर वह कहता है, और तो और माउंटेन ड्रिल को पूरी स्ट्रेंथ से यूज करने पर भी एसएस ग्रेड बैटल बूट्स को ब्रेक करने के लिए उसमें थोड़ी और स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इस श्रेड ने तो मेरे सिर्फ वॉक करने पर ही हाईली प्रोटेक्टिव एसएस ग्रेड बैटल बूट्स को कट कर दिया था। इसलिए यह श्रेड यानी हेवनली वेपन स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। जिसके बाद लुओ फेंग अपनी स्पिरिट एनर्जी से श्रेड को कवर कर लेता है, साथ ही वो अपने लेफ्ट और राइट बूट को उतार लेता है और उन्हें भी अपनी स्पिरिट एनर्जी से मिड एयर में कवर कर लेता है। और तभी वो श्रेड जो कि लुओ फेंग की स्पिरिट एनर्जी से कंट्रोल हो रही होती है, वो अटैक के लिए ब्लड रेड बीम लाइट में कन्वर्ट हो जाती है और मूव करके तेजी से एसएस ग्रेड बैटल बूट्स को काफी सारे पीसेस में कट कर देती है। तभी लुओ फेंग अपनी स्पिरिट एनर्जी को स्टॉप करके कहता है, इस श्रेड की फ्लाइंग स्पीड साउंड की स्पीड से 10 गुना ज्यादा है, जबकि नॉर्मली वॉर गॉड लेवल फाइटर्स के वेपन्स का वेट जो कि 100 किलोग्राम से कुछ हद तक कम होता है, वो साउंड की स्पीड को ज्यादातर टाइम कट कर देता है। और लुओ फेंग तो एक स्टार ट्रेवल लेवल 1 स्पिरिट मास्टर है, वो अपनी स्पिरिट एनर्जी से इस श्रेड को अपनी नॉर्मल स्पीड से कंट्रोल कर सकता है, जिसका वेट 1 टन के जितना है। वो सोचता है, लॉजिकली तो मैं इस श्रेड से उन वॉर गॉड लेवल फाइटर्स की स्पीड को कैच नहीं कर सकता जो कि मैं लाइट ब्लेड्स और फ्लाइंग नाइफ से इजीली कर सकता हूँ, लेकिन जब वो रियलिटी में उस श्रेड को टेस्ट करता है तब वो यह जान पाता है कि श्रेड के सामने ऐसा लग रहा है जैसे एयर सेपरेट हो गई हो और यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस काफी कम हो जाता है और जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही कम एयर रेजिस्टेंस होगा। इसीलिए इस श्रेड की शॉकिंग स्पीड की वजह से यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस काफी कम होता है, जिस कारण ही इस श्रेड का वेट इतना ज्यादा होने के बाद भी इसकी स्पीड लुओ फेंग के फ्लाइंग नाइफ से ज्यादा कम नहीं है। यह जानकर लुओ फेंग को वह श्रेड और भी ज्यादा पसंद आती है और वो अपने ब्लैक गॉड सेट आर्मर को देखता है जो कि अपने पावरफुल डिफेंस के लिए फेमस था और वह सोचता है, क्या यह श्रेड ब्लैक गॉड सेट आर्मर को भी ब्रेक थ्रू कर सकता है। फिर वो अपने पाम को 3 मीटर की दूरी तक एक्सपेंड करता है और उस श्रेड को खुद से दूर करके कहता है, अब देखते हैं क्या यह ब्लड रेड श्रेड स्ट्रॉन्ग अटैक करता है या फिर यह ब्लैक गॉड सेट आर्मर स्ट्रॉन्ग डिफेंस करता है। तभी वो अपनी स्पिरिट एनर्जी से ब्लड रेड श्रेड को कंट्रोल करता है, जिससे अटैक के लिए वह श्रेड ब्लड रेड बीम लाइट में कन्वर्ट हो जाता है और वह श्रेड तेजी से लुओ फेंग के ब्लैक गॉड सेट आर्मर के पाम थंब को कट कर देता है। यह देखकर लुओ फेंग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और
वह कहता है ब्लैक गॉड सेट आर्मर की डिफेंस लिमिट्स हैं, लेकिन यह 90% अटैक्स को आसानी से झेल सकता है। हालांकि वह स्टार ट्रेवल लेवल 1 स्पिरिट मास्टर है जिसने इस थ्रेड पर भरोसा किया और ये थ्रेड रियलिटी में ब्लैक गॉड सेट आर्मर को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब रही, भले ही यह बस कुछ सेकंड्स के लिए ही कर पाई क्योंकि ब्लैक गॉड सेट आर्मर तेजी से रीबिल्ड हो गया था। इसके बाद वह कहता है हालांकि यह ब्लैक गॉड सेट डिफेंस के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर है क्योंकि इस थ्रेड ने जितनी आसानी से एसएस ग्रेड बैटल बूट्स को कट कर दिया था उतनी ही डिफिकल्टी इस थ्रेड को ब्लैक गॉड सेट आर्मर को ब्रेक करने में हुई। इसीलिए यह बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है कि माउंटेन ड्रिल ब्लैक गॉड सेट आर्मर को ब्रेक नहीं कर पाई। अब लुओ फेंग समझ जाता है कि आज के बाद लाइफ और डेथ की बैटल में अगर उसे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एल्डर को फेस करना पड़ा तो वो उन्हें डेफिनेटली हरा देगा। हालांकि अभी लुओ फेंग को खुद पर इतना भरोसा नहीं था कि वह एल्डर होंग और थंडर गॉड को डिफीट कर पाएगा। जिसके बाद लुओ फेंग सोचता है मैंने सबसे पहले व्हाइट क्रिस्टल्स अंडरग्राउंड ढूंढे, फिर मैंने यह हेवनली वेपन श्रेड ढूंढा। क्या पता अब भी और कितने सारे ट्रेजर इस श्रेड की तरह मुझे अंडरग्राउंड मिल सकते हैं। यह सब सोचने के बाद लुओ फेंग सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड सुजीन को सॉरी कहता है क्योंकि उसने अपनी सर्च कंटिन्यू करने से पहले ही कॉल को कट कर दिया था। जिसके बाद लुओ फेंग अपने ड्रिलिंग वेपन से डीप अंडरग्राउंड जाने लगता है। तभी उसे एक्सट्रीम मार्शल हॉल के इंस्पेक्टर लिू ही की कॉल आती है और वो लुओ फेंग से कहते हैं क्या तुम्हें कोई व्हाइट क्रिस्टल मिला? रिप्लाई में लुओ फेंग उन्हें कहता है नहीं। जिसके बाद वो लुओ फेंग से कहते हैं हम 6 आवर्स और सर्च कंटिन्यू रखेंगे। जिसके बाद सभी स्टार ट्रेवल लेवल फाइटर्स और मार्शल हॉल के इंस्पेक्टर्स वापस हेडक्वार्टर जाने वाले हैं। तभी लुओ फेंग उन्हें कहता है मैं भी 6 आवर्स के बाद आप सभी लोगों के साथ ही चलूंगा। इतना कहकर वह कॉल एंड कर देता है। जिसके बाद लुओ फेंग डीप अंडरग्राउंड ड्रिल करते करते 15,000 मीटर डीपर पहुंच जाता है, लेकिन अभी भी उसके हाथ कोई ट्रेजर नहीं लगा था। इसीलिए वह और ज्यादा डीप अंडरग्राउंड ड्रिल कंटिन्यू करता है। जिसके बाद लुओ फेंग को 1000 मीटर डीप अंडरग्राउंड एक कैबिन डोर दिखाई देता है जो कि डस्ट में कवर्ड होता है। तभी लुओ फेंग कहता है क्या यह एंशिएंट रून तो नहीं जिसे अर्थ पर अभी तक किसी ने भी डिस्कवर नहीं किया है। यह सोचकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लुओ फेंग को यह तो पता था कि कुछ आर्कोलॉजिकल रून्स अर्थ में डिस्कवर्ड हो चुके हैं और एल्डर होंग और थंडर गॉड को लीगेसी उन्हीं आर्कोलॉजिकल रून से मिली है और इसी कारण एल्डर होंग और थंडर गॉड वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। जिसके तुरंत बाद लुओ फेंग अपनी 18 प्लेट्स को शोरिंग शटल से निकालता है और उस एंशिएंट रून के कैबिन डोर के आसपास की रॉक्स को पीसेस में कट कर देता है और कहता है यह एंशिएंट सिविलाइजेशन रून डेंजरस भी हो सकता है। इसीलिए वह कैबिन डोर से 20 मीटर की दूरी पर रहकर ही अपनी स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करते हुए कैबिन डोर को ऑब्जर्व करके पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है ताकि वह यह जान सके कि उस कैबिन डोर के अंदर क्या है। तभी पेनिट्रेशन प्रोसेस में उसे कैबिन डोर के अंदर कोई स्टनिंग चीज दिखती है। जिसके बाद लुओ फेंग कुछ पल के लिए दंग रह जाता है और उसकी आंखें एक्साइटमेंट से भर जाती हैं और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पे खत्म होता है।